नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंपटीशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा वर्गीकरण के विषय में। अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे बिहारी हिंदी के विषय में। बिहारी हिंदी के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि जो बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भोजपुरी से प्रश्न आ जाते हैं, परंतु अन्य जो शेष भाषाएं हैं उनसे कोई भी विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे सर्वप्रथम भोजपुरी के विषय में। भोजपुरी की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये माना जाता है कि बिहार का जो प्राचीन समय में एक भोजपुर जनपद था, उस क्षेत्र की जो बोली थी उसे भोजपुर कह दिया गया। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि मध्य प्रदेश से जो राजा भोज थे वो जब बिहार में प्रवेश किया उन्होंने, और उनकी कह सकते हैं उनका जो परिवार गया, उनके जो वंशज गए, उन्होंने जिस बोली का प्रयोग आगे बढ़ाया उसे ही अंततः आगे चल करके भोजपुरी कह दिया गया। तो इसमें अगर देखा जाए वर्तमान समय में अगर भोजपुरी की बात की जाए तो हिंदी में यदि बात की जाए कि हिंदी की जो बोलियां हैं 17 बोलियां, उसमें कौन सी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो भैया भोजपुरी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसका कारण ये बताया गया है कि ये बहुत ही सरल भाषा है, जन लोकप्रिय भाषा है और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं भोजपुरी का। इसमें यह माना गया था कि एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि विचारक हुए थे रेमंड एफ दासमैन थे ये। इन्होंने लगभग 1700 के आसपास 1799 के आसपास इन्होंने भोजपुरी का प्रयोग किया था। जी, इन्होंने भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, औपचारिक रूप से इन्होंने प्रयोग किया था। परंतु इससे पहले भी अगर देखा जाए तो एक जैन ग्रंथ था कुवलयमाला, जिसमें सर्वप्रथम ये कह सकते हैं कि भोजपुरी के साक्ष्य पाए गए थे। जो जिनके लेखक जो जिन शेर सूरी थे उन्हें सर्वप्रथम कुवलयमाला में भोजपुरी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया था। अब हम देखते हैं भोजपुरी के क्षेत्र के विषय में, आखिर कौन सा क्षेत्र है जो भोजपुरी में सम्मिलित हो जाता है। तो अगर बात की जाए क्षेत्र के विषय में तो वर्तमान समय में ये माना जाता है कि हिंदी में जो 17 बोलियां हैं उसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है वो भोजपुरी का ही माना गया है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सामान्य रूप से देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो गाजीपुर, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वे समस्त जनपद जो बिहार से सीमा साझा करते हैं वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर के बाद बनारस में बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है। बनारस के बाद आप बलिया में जब जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है। एक प्रश्न आपको और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जनपद का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, वो बलिया ही है। बलिया के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें भैया गोरखपुर में भी बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली ही बोली जाती है। गोरखपुर के बाद हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे कि एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो सामान्यतः इसमें जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती जनपद में भी कुछ एकाध कह सकते हैं कि लगभग 20% के आसपास जो लोग हैं वो भोजपुरी का ही प्रयोग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वे जनपद हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है। अब हम देखेंगे बिहार के जो कुछ जनपद हैं जहां पर भोजपुरी का प्रयोग तीव्रता से हो रहा है। ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से आते हैं। बिहार के जो जनपद हैं, ध्यान दीजिएगा जी, बिहार के जनपदों की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे हो गया, इसमें छपरा जिला हो गया बिहार में। छपरा के बाद इसमें आता है गोपालगंज हो गया। गोपालगंज के बाद इसमें सीवान जनपद आ जाता है। सीवान जनपद, यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी को बोला जाता है या भोजपुरी का प्रयोग किया जाता है। ये क्षेत्र आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद इसे हम साफ करेंगे, आगे हम अन्य बातें अपनी बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए भैया। अब हम देखेंगे भोजपुरी का अन्य क्षेत्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है भोजपुरी एक वैश्विक बोली है या वैश्विक भाषा का इसे दर्जा मिल गया है। तो अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर जो भोजपुरी बोली जो है बोली जाती है तो इसमें ध्यान रखेंगे सूरीनाम में भी भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद इसमें फिजी की राजधानी कहाँ है, सुआ। उसके बाद इसमें मॉरीशस में बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद में इसमें अगर देखा जाए तो गुयाना, जिसे फ्रेंच गुयाना भी कहते हैं। उसके बाद ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, ये भैया द्वीपीय राष्ट्र हैं। टोबैगो, यहां पर भोजपुरी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इंडोनेशिया में भी अगर देखा जाए, वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, परंतु वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर लोग भोजपुरी का प्रयोग इंडोनेशिया में भी कर रहे हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि जो भोजपुरी है इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भोजपुरी कैसी बोली है, एक अंतरराष्ट्रीय बोली का दर्जा इसे
प्राप्त हो गया है भोजपुरी का। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित हो रहा है कि सामान्य रूप से हिंदी भाषा के अंतर्गत किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। बाकी जो आपकी मैथिली हो गई, मगही हो गई, अन्य जितनी भी आपको कह सकते हैं 16 बोलियां बताई गई हैं, उसमें कोई विशेष फिल्म नहीं बनती है, परंतु भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं स्टार भोजपुरी में ही हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं और एक बहुत व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग हो रहा है। कारण क्या है, अभी आपको बताया गया कि भोजपुरी बहुत सरल भाषा है। इसे यदि हम सीखना चाहें तो हमें करना क्या है कि हम 2-3 महीने भोजपुरी की मूवी देख लें, बहुत आसानी से फराटेदार भोजपुरी बोली का हम प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसे हम बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख रचनाकारों के विषय में या प्रमुख इसमें कवि कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भोजपुरी में वैसे तो चरणदास हो गए, धरणदास हो गए, नागरीदास हो गए, ये कुछ प्रमुख कवि हैं, परंतु इन कवियों ने क्या किया है, कह सकते हैं कि इन्होंने विवाह जन्मोत्सव गीत लिखे हैं, पुत्र जन्मोत्सव गीत, विवाह गीत लिखे हैं और पुत्र जन्मोत्सव गीत लिखे हैं, देवी गीत लिखे हैं, परंतु कोई विशेष महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक इस प्रकार से नहीं लिखे गए हैं। इसमें एकमात्र कवि आते हैं, ध्यान रखना है, वो भैया भिखारी ठाकुर हैं। ध्यान रखेंगे कौन कवि हैं, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के एकमात्र श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनका एक नृत्य नाटक है, उसका नाम है विदेशिया। ध्यान रखेंगे, विदेशिया क्या है, ये एक नृत्य नाटक है। विदेशिया भैया क्या है, ये एक नृत्य नाटक है। नृत्य नाटक वे नाटक होते हैं जिनका मंचन करने के लिए कलाकार नृत्य करते रहते हैं। सामान्य रूप से जैसे आप लोगों ने देखा था रासो काव्य के विषय में, तो रासो काव्य के विषय में यह कहा जाता है कि जब उनका मंचन किया जाता है तो कलाकार नृत्य करते हुए उसकी कहानी को बताने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से ये विदेशिया भी है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भिखारी ठाकुर जी हैं, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। लिख लेंगे भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर। जी, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में आपको ध्यान रखना है कि जो नागार्जुन जी थे, नागार्जुन, आधुनिक काल में बाबा नागार्जुन जी, बाबा नागार्जुन का एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि मूल नाम बताइए क्या है, तो बाबा नागार्जुन का मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्रा। इसके साथ साथ इसमें राहुल सांकृत्यायन जी हो गए, जी, राहुल सांकृत्यायन ने भी पर्याप्त मात्रा में भोजपुरी का प्रयोग किया है, परंतु इन्होंने सिर्फ काव्य लिखा है, कविताएं लिखी हैं, कोई विशेष काव्य ग्रंथ कह सकते हैं ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये एक व्यापक बोली हो गई भोजपुरी का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अन्य जो हमारी बोलियां बताई गई हैं, जैसे हम देखेंगे इसमें मगही के विषय में। मगही के विषय में अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसमें कह सकते हैं कि वो जनपद आता है बिहार का जो झारखंड से सीमा साझा करता है। ये भैया आप लोग लिख लेंगे तो इसे हम साफ कर देंगे जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कम समय में, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो बोली आती है वो है मगही। मगही के विषय में ये कहा जाता है कि बिहार, वैसे तो बिहार की यह प्रमुख बोली है और इसमें बिहार का वह क्षेत्र जो झारखंड से सीमा साझा करता है, तो वहाँ पर मगही बोली का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे मगही जी। मगही देखा जाए तो प्रमुख रूप से कौन सा जनपद, ये जो बिहार राज्य हो गया, बिहार में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके साथ साथ इसमें बिहार का जो मुंगेर जनपद है जी, मुंगेर के बाद में अगर देखा जाए तो भागलपुर हो गया। भागलपुर के बाद में इसी में अगर देखा जाए तो पटना हो गया, जो कह सकते हैं कि इसमें केंद्रीय क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में इसमें गया हो गया और इसमें झारखंड का प्रमुख रूप से एक जनपद आ जाता है भैया हजारीबाग, ये झारखंड का जनपद है हजारीबाग। उसके बाद में पलामू। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर मगही का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कोई कह सकते हैं कि विशेष ग्रंथ नहीं लिखा गया है। एक कवि हुए हैं डॉक्टर संपतियार, इन्होंने लिखा है मगही भाषा का इतिहास। डॉक्टर संपतियार, इन्होंने लिखा है मगही भाषा का इतिहास। और भैया इसमें कोई विशेष ग्रंथ नहीं लिखा गया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भैया लिख लेंगे आप लोग, साथ साथ में लिखते चलेंगे। उसके बाद में अगली जो भैया बोली बताई गई है वो है मैथिली।
जी। मैथिली की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि मैथिली किसका पर्याय है? मैथिली सीता का पर्याय है। और सीता किसका पर्याय है? भैया जो खेत में नालियां बनी होती हैं उन नाली को कहते हैं सीता, क्योंकि जब दशरथ ये मान कीजिए जनक जी जब नाली हल चला रहे थे तो वहीं पर एक कह सकते हैं कि मटके में सीता की प्राप्ति हुई थी। और यही कारण माना गया है कि खेत में जो नालियां बनी होती हैं, जो कह सकते हैं कुंडनुमा बने होते हैं, उनको सीता कहा जाता है। तो मैथिली अगर बात की जाए तो सामान्य रूप से बिहार का ये वो क्षेत्र है जो कह सकते हैं कि नेपाल से सीमा साझा करता है, अर्थात जहां पर प्रभु श्री राम की ससुराल थी ये वो क्षेत्र है, वहीं पर मैथिली भाषा का प्रयोग तीव्रता से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर देखा जाए प्रमुख रूप से जो इसका क्षेत्र माना जाता है तो लिख लेंगे कौन सा इसमें क्षेत्र आता है। क्षेत्र में अगर देखें तो दरभंगा जनपद इसी में भैया आ जाता है। दरभंगा के बाद में इसी में मधुबनी आ जाता है। हाँ, मधुबनी आ जाता है। मधुबनी के बाद में इसी में भैया मुजफ्फरपुर आ जाता है और इसी में आ जाता है पूर्णिया। जी, पूर्णिया भी इसी में आ जाता है। तो ये हो गया मैथिली का प्रमुख रूप से क्षेत्र। एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान संस्थान है, अर्थात बिहार का जो मुजफ्फरपुर जनपद है वो लीची उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में जो असम की तेजपुर लीची है उसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर की दृष्टि से यह प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी अगर हम देखते हैं मैथिली भाषा में जो प्रमुख कई माने जाते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो आदिकाल में ही मैथिली का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। ये भैया जो कवि आते हैं इनका नाम है विद्यापति। ध्यान रखेंगे जो विद्यापति हैं इनकी जो रचना है पदावली, ये इनकी एकमात्र रचना है पदावली, यही इनकी प्रसिद्धि का आधार है विद्यापति की। एक और प्रश्न परीक्षा में अवश्य कई बार पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मैथिल कोकिल विद्यापति को ही कहा जाता है। जी, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो ये विद्यापति को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक अन्य कवि भी सम्मिलित हो जाते हैं, हरिमोहन झा, उनकी रचना है कन्यादान। जी, हरिमोहन झा इनकी रचना कौन सी है? कन्यादान इनकी रचना है। एक बार परीक्षा में यह भी पूछी गई थी कि हरिमोहन झा का संबंध किस भाषा से है, तो आपको ध्यान रखना है ये इनका संबंध मैथिली भाषा से माना गया है। तो ये भैया बिहारी हिंदी की जो बोलियां थी वो आपकी पूर्ण हो गई हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी के विषय में, तो ये आप लोग आवाज से लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ साथ में लेते चलें। ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी के विषय में। देखिए भैया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य किया करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है जैसे हम अन्य वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग राजस्थानी हिंदी के विषय में। हिंदी का ही एक रूप है राजस्थानी हिंदी। जी, राजस्थानी हिंदी, इसमें ध्यान रखना है जो राजस्थानी हिंदी की भाषाएं आती हैं वो किस में आती हैं, वो सब सौर सैन्य भ्रंश से ही विकसित हुई हैं। और इसमें अगर देखा जाए, देखिए राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बहुत सी बोलियां आ जाती हैं, परंतु जो 4 बोलियां हैं जिनमें साहित्य रचा गया है उनको हम पढ़ेंगे, वो आपकी परीक्षा का भाग बनेंगी। इसमें ध्यान रखना है सबसे प्रमुख रूप से भैया आती है मारवाड़ी। जी, मारवाड़ी इसमें आती है सबसे प्रमुख रूप से। तो मारवाड़ी का अगर क्षेत्र देखा जाए तो राजस्थान जनपद में मारवाड़ी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और इसमें अगर देखते हैं तो सबसे प्रमुख रूप से इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो है भैया जोधपुर। जी, जोधपुर के बाद इसी में आ जाता है सीकर, इसी में बीकानेर आ गया, इसी में अगर देखा जाए तो जी जोधपुर हो गया, सीकर हो गया, बीकानेर हो गया, इसी में जैसलमेर हो गया। ये क्षेत्र हैं मारवाड़ी के और बड़े पैमाने पर राजस्थान में राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है, वो जोधपुर में है। जब सलमान खान काले हिरण के केस में फंस गए थे तो बहुत सुर्खियों में रहता था जोधपुर उच्च न्यायालय। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह बताया गया है कि 1829 के आसपास अगर हम बात करते हैं तो कर्नल टाट, आपको ध्यान रखना है कर्नल टाट जो हैं इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने कहा था कि ये राजधान है, अर्थात ये रजवाड़ों का निवास है। और कर्नल टाट ने ही लिखा है राजपुताना इतिहास। राजपुताना इतिहास में उन्होंने भारत में बोली जाने वाली 18 बोलियों का वर्गीकरण किया है और उसी में बताया है कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो जो ये आपको भाषाएं हम बता रहे हैं, जो बोलियां बता रहे हैं, ये कर्नल टाट के अनुसार ही आपको बताई जाती हैं। और राजस्थान को ही मरुभूमि भी कहा जाता है, वो सब कर्नल टाट ने ही कहा है। आगे हम देखते हैं अगली जो हमारी प्रमुख रूप से जो बोली आती है वो है मेवाड़ी। जी, वो कौन सी है, वो मेवाड़ी है। मेवाड़ी में अगर हम देखते हैं तो प्रमुख रूप से इसमें उदयपुर आ जाता है,
उदयपुर के बाद इसी में मेवाड़ आ जाता है जी। उदयपुर हो गया, मेवाड़ हो गया। अन्य छोटे छोटे जनपद इसमें आते हैं। बिहार में लगभग 33 जिले हैं, इसमें छोटे छोटे जनपद इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा कुंभा थे जी, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नाटक में मेवाड़ी का प्रयोग एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है और इसे उन्होंने लोकप्रिय बोली बनाने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देखते हैं अगली जो बताई गई है ये लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं अगली भैया है राजस्थानी हिंदी में ही मानी गई है, वो है जयपुरी जी। आगे कौन सी है? वो है जयपुरी, राजस्थानी हिंदी में ही। नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे जयपुरी को जी। जयपुरी बोली, जयपुरी बोली के विषय में यह कहा जाता है कि यह बोली राजस्थान में केंद्रीय क्षेत्र में बोली जाती है और इसका क्या नाम है? ढूंढाड़ी जी। क्या नाम है इसका? ढूंढाड़ी। इसका उपनाम कहा गया है ढूंढाड़ी। और आपको ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय क्षेत्र में बोली जाती है और सामान्यतः जो जयपुरी बोली है वो खड़ी बोली से मिलती जुलती बोली मानी गई। इसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तो जयपुरी में अगर देखा जाए तो इसका अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है कि जयपुर प्रमुख रूप से इसमें सम्मिलित हो जाता है। जयपुर के बाद इसमें अजमेर जनपद सम्मिलित हो जाता है और उसके बाद में अगर देखते हैं हम लोग तो इसी में किशनगढ़ आ जाता है जी। ये जो 3 जनपद प्रमुख रूप से आपको बताए गए हैं ये जयपुरी बोली के अंतर्गत आ जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जयपुरी बोली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें जो कह सकते हैं कि हंसमुख ये कृपाराम खिड़िया जी जो हैं ये प्रमुख कवि माने जाते हैं जिन्होंने जयपुरी बोली का पर्याप्त प्रयोग किया है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अन्य जो चौथी बोली है जिसका प्रयोग राजस्थान में एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है वो है भैया मेवाती। नंबर 4 पे रखेंगे हम मेवाती को जी। मेवाती की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसमें माना जाता है कि मेवाती प्रमुख रूप से गुड़गांव, हाँ आपको ध्यान रखना है भैया गुड़गांव का अब नाम हो गया है गुरुग्राम। हाँ गुड़गांव का नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद पाया जाता था, एक होशंग सा आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण किया था, उसी के नाम पर रख दिया गया था होशंगाबाद। अब उसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में हुआ है। होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? होशंगाबाद। इसका नया नाम भैया हो गया नर्मदापुरम। हाँ ध्यान रखेंगे नर्मदापुरम किसका हो गया है? होशंगाबाद का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। और गुड़गांव का क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। इसके साथ साथ इसमें झिरका में भी बोली जाती है जी। झिरका में बोली जाती है। उसके बाद में नूह में बोली जाती है और ये बल्लभगढ़ में जी। बल्लभगढ़ में कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पर मेवाती बोली का प्रयोग होता है। और इसमें भी कोई विशेष काव्य नहीं रचे गए हैं, ना तो कोई बड़े बड़े कह सकते हैं कि ना तो कोई उपन्यास लिखे गए, ना तो कोई एकांकी लिखी गई, ना तो कोई कहानी लिखी गई। इसमें वीर रस की रचनाएं रची गई हैं। कह सकते हैं कि वीर रस के कविता रचे गए हैं जो लोग कह सकते हैं कि कोई समारोह पर गाते हैं या अन्य किसी त्यौहार पर गाते हैं। बाकी कोई विशेष इसमें काव्य नहीं रचा गया है। इसमें कवि आते हैं भैया वो हैं सूर्यमल मिश्रण, लिख लेंगे सूर्यमल मिश्रण आते हैं। सूर्यमल मिश्रण ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। और इन अगर देखा जाए दूसरे जो आते हैं वो हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया इनका नाम भी बहुत लोकप्रिय माना गया है। और आपको ध्यान रखना है कि इनको लील टास पर साहित्य अकादमी मिल चुका है। लील टास ये एक रचना थी, इस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी। हाँ इस पर इनको भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इस कारण ये राजस्थानी हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय अगर देखते हैं कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दर्ज हैं और इसके साथ साथ इसमें 2 अन्य भाषाएं जोड़ दी गई हैं ये संसद की विशेष अनुकंपा पर। तो इसमें जो पहली बोली जोड़ी गई है वो आपकी अंग्रेजी है। अंग्रेजी भैया जोड़ी गई है इसी में। और इसी में अब राजस्थानी हिंदी भी जोड़ दी गई है। ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें राजस्थानी हिंदी भी जोड़ दी गई है। परंतु एक बिंदु आपको अवश्य ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया गया है वो सिर्फ 20 भाषाओं पर ही वितरित किया गया है। ध्यान रखना है
20 भाषा में क्या हुआ है कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई भैया राजस्थानी हिंदी। अब हम देखते हैं हमारी जो शेष बची हुई है जिसे कहा गया है पहाड़ी हिंदी। हाँ, ये साथ में लिखते चलेंगे, ये लिख लेंगे भैया, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। उसके बाद में हम देखेंगे अगला जो बिंदु हो गया है इसमें यह माना गया है पहाड़ी हिंदी के विषय में। जी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के विषय में यह कहा जाता है कि कुछ विद्वान इसे हिंदी में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इनके बोलने वालों की संख्या कम है, इस कारण इसे हिंदी में सम्मिलित न किया जाए। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए या अन्य जो आधुनिक विद्वान हैं वो सब इसको सम्मिलित करने की वकालत करते हैं। एक और बिंदु आपको ध्यान रखना है कि ये खस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। जी, ये खस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं और इसमें प्रमुख रूप से बताया गया कि गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया और नेपाली, ये जो 3 बोलियां बताई गई हैं भैया ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। गढ़वाली अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से उत्तराखंड में ये बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है, और कुमायूनी ये भी उत्तराखंड के एक बड़े पैमाने पर बोली जाती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में भी इसका प्रयोग होता है। और नेपाली की अगर बात की जाए तो सामान्यतः उत्तराखंड का वो क्षेत्र जो नेपाल से सीमा साझा करता है और कुछ क्षेत्र जो चीन से सीमा साझा करता है वहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं। इसमें भी कोई विशेष प्रकार का साहित्य नहीं रचा गया है, अर्थात कह सकते हैं ये सिर्फ नाम मात्र की बोलियां हैं, कभी भी प्रश्न इनसे नहीं बोले जाते हैं। बस प्रश्न यही पूछ सकते हैं कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ध्यान रखना है, आज जो भैया हिंदी भाषा की 17 बोलियां थी उनका समापन हो चुका है, और जो कह सकते हैं कि हमारे जो शेष वीडियो हैं व्याकरण के ही वो आपको अगले वीडियो में ही हम कह सकते हैं कि आपको दिए जाएंगे, और जो हमारे इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, उसके माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं। और इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।